नमस्कार, यू आर मोस्ट वेलकम। तो तीर्था अकादमी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। एक लंबे अरसे के बाद हम लोग फिर रूबरू हो रहे हैं और जैसा कि आप लोगों ने देखा अपनी क्लासेस से, यानी जो आधुनिक इतिहास हमने पढ़ाया, विगत समीक्षा अधिकारी परीक्षा में एक दो प्रश्न छोड़कर, शायद एक प्रश्न छोड़कर बाकी सारे प्रश्न आपकी क्लास से आए हुए थे। और इसी आशा और उम्मीद के साथ और विश्वास के साथ अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, इस क्लास को आप लोग अनुशीलन करेंगे, ढंग से पढ़ेंगे तो ये क्लास समूह घ से लेकर के क्लास ए सर्विस या 1 सर्विस तक, यानी कहीं कि ग्रुप डी से लेकर आईएएस तक हर जगह ये लागू होगी। तो आइए देर ना करते हम लोग शुरू करते हैं। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की क्या है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि? व्हाट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कोई घटना अकस्मात नहीं घटती, उसके पीछे कुछ न कुछ कारण होता है, धीरे धीरे सक्सेशन होता है उसका, या यूं कहें एक उत्तरोत्तर क्रमिक विकास होता है। इसी तरह जो संवैधानिक विकास की बात हम कर रहे हैं, संविधान एक तो जब बक्सर की लड़ाई होती है 1764 में, तो अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों राज्यों की दीवानी मिल गई। अब ये कंपनी जो वाणिज्यिक निकाय बनकर आई थी, एक व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आई थी, अब धीरे धीरे राजनीतिक इकाई बनना शुरू कर दी, यानी उसके पास पॉलिटिकल पावर आ गई। तो इसमें हम देखेंगे, तो इसको दो भागों में बांट के हम अध्ययन करेंगे। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन शासन, दूसरा ब्रिटिश ताज के अधीन शासन। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1858 के पहले तक जो भी शासन हुआ वो कंपनी के अधीन शासन कहा जाता है। जब 1857 की क्रांति हुई, इसके बाद ब्रिटिश ताज ने, यानी ब्रिटेन की सरकार ने, वहाँ के राजा रानी ने कंपनी के शासन को समाप्त कर सीधे अपने नियंत्रण में पूरा शासन ले लिया। इसी को कहते हैं ताज के अधीन शासन। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से चार्टर आए, कौन कौन से एक्ट आए? चार्टर का मतलब राजलेख होता है, जिसे अपने यहाँ अध्यादेश निकाला जाता है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। ठीक उसी तरह से ब्रिटेन में चार्टर निकाला जाता है, राजलेख, वहाँ के क्राउन के द्वारा, मतलब राजा रानी के द्वारा। तो उसे ताज का मतलब चार्टर कहते हैं, राजलेख कहते हैं। और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट कानून पास करती थी उसे अधिनियम नाम देते हैं, एक्ट नाम देते हैं। आइए एक एक का थोड़ा सा हम देखते हैं, एक सिनॉप्सिस टाइप बना लेते हैं। सिनॉप्सिस क्या बनेगी? पहले हम बात करेंगे नंबर 1, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट, और ये आया था 1773 में। दूसरा, हालांकि इसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी आया था। क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं, हमारा यहाँ इतिहास नहीं पढ़ना है, बल्कि यूँ पढ़ना है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। यहाँ पे जो कुछ हम पढ़ेंगे संविधान के विकास के बारे में पढ़ेंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़ता टॉपिक लेंगे। तो रेगुलेटिंग एक्ट हो गया। फिर हम कहेंगे पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स एंगर जो आगे चल के प्रधानमंत्री भी बने, तो इन्हीं के नाम पे पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट या पिट्स का अधिनियम भी बोलते हैं। और ये आया था 1784 में। तीसरा, इसके बाद आया चार्टर एक्ट, या राजलेख भी कहते हैं, चार्टर एक्ट 1813। यद्यप इसके बारे में हम डिटेल स्टडी नहीं करेंगे, हम 33 के ही बारे में जानना जरूरी यहाँ पे, क्योंकि हमें जो पढ़ना है संविधान के विकास से मतलब है। चौथा, चार्टर एक्ट 1833।
1833 का चार्टर आया और पांचवा 1853 का चार्टर। तो चार्टर एक्ट 1853। अब ये वे कानून थे जिसके अंतर्गत कंपनी का शासन चलता था। लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई तो कंपनी के शासन को छीन करके ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश ताज ने अपने अधीन शासन ले लिया। तब से लेकर के देश आज़ाद जब तक हुआ, जब तक अपना संविधान लागू नहीं हुआ, उस शासन को ताज के अधीन शासन कहा जाता है। तो ताज के अधीन शासन जब 1857 की क्रांति हो जाती तो पहला कानून आता है, उसका नाम है 1858 का भारत शासन अधिनियम। 18 भारत शासन लिख दे रहे हैं, भारत शासन अधिनियम या एक्ट कह दें, अधिनियम 1858। यहीं से ताज के शासन की शुरुआत होती है। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद यानी जो वर्तमान में प्रयागराज है, एक दिन के लिए भारत की राजधानी बना था। आप इलाहाबाद में जाएंगे तो एक मिंटो पार्क है जिसका नाम बदल के मदन मोहन मालवीय पार्क कर दिया गया है। वहाँ पे शिलान्यास और टॉम वगैरह लगे हुए हैं, स्मृति पट्टिका लगी है ताज के शासन के बारे में 1 नवंबर 1858 का। तो भारत शासन अधिनियम 1858 यानी जब प्रथम स्वाधीनता संग्राम हुआ 1857 की क्रांति, उसके जस्ट बाद। दूसरा आया भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861। इसी तरह तीसरा कानून आता है भारत परिषद अधिनियम 1892। एक एक की डिटेल चर्चा करेंगे, या काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट बोल सकते हैं अंग्रेजी में से। 3 हो गया। चौथा आता है 1909 का कानून भारत शासन अधिनियम आ जाता है, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, भारत शासन अधिनियम। अब देखिए ये 2 भारत परिषद है, बाकी ये भारत शासन अधिनियम है। भारत शासन अधिनियम 1909। फिर आता है भारत शासन अधिनियम 1919। फिर आता है, इसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी भारत शासन अधिनियम 1935। और फाइनली अंत में आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कह सकते हैं इसे, या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब हम लोग जो स्टडी करेंगे, जो अध्ययन करेंगे, इन्हीं शीर्षक के अंतर्गत देखते हैं कि हमारा संविधान कैसे कैसे हमारे समाज में इसका एडवेंट होता है, कैसे कैसे इसका विकास होता है। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, इसे एक बार नोट कर लीजिए। तो आप इसको नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हम एक एक पर चर्चा करते हैं। तो अब हम मिटाएंगे इसे। अभी जो हम लोग अध्ययन करेंगे, अभी इसके बाद एक एक टॉपिक को उठा के अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखिए कैसे कैसे संविधान का निर्माण होता है, क्या क्या संवैधानिक प्रक्रिया का पालन हुआ, इन तमाम बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। रही बात इन तथ्यों की, तो आप किताबों में इन तथ्यों को जरूर पाएंगे, लेकिन यहाँ टेक्निकलिटी ये है, बातों को ढंग से आप सीखेंगे और देखेंगे कि आयोग प्रश्न कैसे बनाता है। और उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने इसे ढंग से सुन लिया तो खास करके इस टॉपिक से प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। चलिए हम बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग
रेगुलेटिंग एक्ट, और ये है 1773। जरा ध्यान दीजिए, रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से पहली बार ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की कोशिश की। अब होता क्या है, रेगुलेटिंग, आप देखते रेगुलेटर होता है, जैसे मान लिया आप अपने गैस या पेट्रोमैक्स सिलेंडर का रेगुलेटर रखते हैं, तो रेगुलेटर में क्या होता है, आप गैस के डिस्चार्ज को कम और ज़्यादा करते हैं, यानी कंट्रोल करते हैं। ठीक उसी तरह से ब्रिटिश शासन ने कंपनी के गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए, नियमित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया। इस कानून के माध्यम से पहली बार ब्रिटिश सरकार ने कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित किया। और क्या किया कि जो पहले शासन बिखरा हुआ था कि बंगाल, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसियां, 3 प्रेसिडेंसी होती थी, अब क्या किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। साथ में कंपनी के जो अधिकारी थे उपहार लेते थे और घूस लेते थे, जिससे कंपनी को घाटा भी होने लगा। तमाम ऐसी दिक्कतें थी, तो घूस और उपहार लेने पर प्रतिबंध कर दिया गया। घूस मतलब उत्कोच यानी रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और पहली बार कंपनी के वाणिज्यिक मामले को देखने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसे निदेशक मंडल भी कहते हैं, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति की गई और 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल को सहायता देने के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में अपेक्स कोर्ट यानी एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके चीफ जस्टिस थे सर एलिजाह इम्पे, लेमिस्टर, हाइड तथा चैम्बर्स 3 अन्य जज बने, 3 अन्य न्यायाधीश बनाए गए, कहने का मतलब। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट जो है 1774 में बनी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का है, लेकिन बनी 1774 में। ध्यान देने की बात है कि ये कंपनी के वाणिज्यिक और कंपनी के मामलों के देखने के लिए कोर्ट बनी थी। जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, ये दूसरा कोर्ट है, फेडरल कोर्ट से बढ़कर सुप्रीम कोर्ट बनी। आगे हम लोग संविधान में जब न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे तो डिटेल्स चर्चा करेंगे। कम टू द पॉइंट, सो वी शुड गो थ्रू ऑल ऑफ द पॉइंट। रेगुलेटिंग एक्ट क्या क्या बातें हुई, तो मैं इस थोड़ी सा अगर ये बात लिखूं, इस कानून के माध्यम से, इस कानून के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के मामलों को नियमित एवं नियंत्रित करने का पहली बार प्रयास किया। अब पहली बार जब प्रयास किया तो और क्या किया कि कंपनी के कार्यों को मान्यता प्रदान करने की, कंपनी के कार्यों को मान्यता प्रदान करने, कंपनी कार्यों को मान्यता प्रदान करने तथा भारत में केंद्रीकृत शासन स्थापित करने का
पहली बार प्रयास किया गया। ये तो मान लीजिए किया गया, लेकिन क्या क्या इसके प्रावधान थे, बिंदु क्या थे? पहली बात कि बंगाल के गवर्नर को, अब ये तो अगर मैं कहूं कि क्या प्रावधान थे, तो इसमें निम्नलिखित प्रावधान थे। पहला प्रावधान था कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। तथा बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को इसके अधीन किया गया। अब देखिए बात स्पष्ट हो गई कि बंगाल का जो गवर्नर था अब गवर्नर जनरल बना दिया। जनरल शब्द का महा शब्द से आ जाता है। जैसे डायरेक्टर होता है निदेशक, डायरेक्टर जनरल महानिदेशक, ठीक उसी तरह से इसके पद को और बड़ा कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन तीनों प्रेसिडेंसियों को कर दिया गया, यानी बंगाल, बंबई और मद्रास। तो देखिए केंद्रीगत शासन की शुरुआत हो गई कि नहीं हो गई। और जो दूसरी बात है कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। ये बात नोट करना होगा, इसे याद रखना होगा। परिषद का गठन किया गया और साथ में कंपनी के वाणिज्यिक मामलों को देखने के लिए, कंपनी के वाणिज्यिक यानी व्यापार वाले मामले को देखने के लिए, मामलों को नियंत्रित करने के लिए कह दें, नियंत्रित करने के लिए निदेशक मंडल या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर लिख दे रहे हैं हम, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इसे निदेशक मंडल हिंदी बोलते हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति की गई। नोट डाउन। तो इसमें जो मुख्य बात नोट करने वाली है कि बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन तीनों प्रेसिडेंसियां कर दी गई और एक 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया और कंपनी के वाणिज्यिक मामले को देखने के लिए या कंट्रोल करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति की गई। इस बात को ध्यान देना है। अब हम इसको मिटाएंगे और अगर यदि आप नहीं नोट कर पाए तो आप पास करके नोट कर लेंगे। तो खास बिंदुओं को देखना, या तो मैं संक्षेप में लिखूं तो सही रहेगा। एक तो मैंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की बात की, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एक बात। दूसरी बात हमने कही कि तीनों प्रेसिडेंसियों को अधीन कर दिया गया और 4 सदस्यीय
परिषद, ये खास खास बिंदु नोट करने होते हैं का गठन। और जो एक और बिंदु है कि कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में, अभी देखिए किसी एग्जाम में पूछा था फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में, फोर्ट विलियम कॉलेज में, यानी जो फोर्ट विलियम कॉलेज जो जगह है उसी जगह पर फोर्ट विलियम में, कलकत्ता के फोर्ट विलियम में एपेक्स कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट लिख दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, ये कब? 1774 में। कानून वही रेगुलेटिंग एक्ट है लेकिन स्थापना 1774 ईस्वी में, ठीक। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और इसके जो 3 जज थे, चीफ जस्टिस थे, चीफ जस्टिस सर एलिजाह इम्पे, एलिजाह इम्पे पूछा जाता है। एक तो ये थे ये, और 3 अन्य जज थे। एक का नाम था लेमिस्टर, दूसरे थे चैम्बर्स और तथा हाइड, 3 अन्य जज थे। अच्छा, 3 अन्य जज की नियुक्ति कर दी गई थी और घूस लेने पर कंपनी के अधिकारियों को रिश्वत लेने व उपहार लेने पर प्रतिबंध। और एक चीज और छूट रही है, वारेन हेस्टिंग्स को, वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। नोट कर लीजिए। तो बातों को आपने नोट कर लिया होगा। और रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ खामियां थी। इसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट को हमें पढ़ना नहीं उतना, लेकिन एक्ट ऑफ सेटलमेंट से काम जब नहीं चला तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से पिट्स द यंगर ने एक नया कानून पारित करवाया। उसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट, जिसे हम लोग कहते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो अब पहली बार क्या हुआ, अब तक यही कंपनी जो है राजनीतिक मामले और वाणिज्यिक मामले सारे ही देखते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना था जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अब जब पिट्स इंडिया एक्ट आया तो कंपनी के वाणिज्यिक मामलों की अधीक्षण की शक्ति तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास थी, लेकिन राजनीतिक मामलों को कंट्रोल करने के लिए एक नए निकाय का गठन किया गया, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण मंडल के नाम से जाना जाता है। तो नोट कर लेते हैं हम लोग। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात हुई, यहाँ पे अब हम लोग कर रहे हैं 1784 का
पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। हुआ ये कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पिट्स एंगर, पिट्स पूरा नाम था पिट्स द एंगर, ये याद करने की जरूरत नहीं पर जानिए इसे। पिट्स द एंगर के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए यह कानून पारित कराया गया, कानून निर्मित किया गया। हालांकि पार्लियामेंट पारित की होगी, लेकिन इन्हीं के द्वारा ये एक्ट लाया गया था, इसलिए पिट्स इंडिया एक्ट नाम दे दिया गया, निर्मित किया गया। क्या था इसका प्रावधान? प्रावधान ये था कि कंपनी के वाणिज्यिक मामलों के अधीक्षण, इक्षण माने जांच, निगरानी, अधीक्षण मतलब आधिकारिक निगरानी, हिंदी आप लोग जानते होंगे, थोड़ा सा ये अच्छा टर्म है। अधीक्षण की शक्ति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सॉरी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास, या जिसे हम लोग निदेशक मंडल कहते हैं, तथा के पास ही रही, परंतु राजनीतिक मामलों के नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसे हिंदी में निदेशक या नियंत्रण मंडल कहा जाता है, नियंत्रण मंडल नामक नए निकाय का गठन किया गया। इस प्रकार द्वैध शासन की शुरुआत हो जाती है। इस प्रकार भारत में पहली बार द्वैध शासन की शुरुआत हुई। शासन की शुरुआत हुई। ये बात याद रखनी है कि द्वैध शासन की शुरुआत सबसे पहले कब हुई, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से, ये पहली बार लिखना था, पहली बार द्वैध शासन की शुरुआत हुई। एक फैक्ट है कि द्वैध शासन का जनक यहाँ पे लियोनस कार्टियस को माना जाता है। लियोनस कार्टियस
को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। ये आप फैक्ट में याद रखेंगे कि बिहार लोक सेवा आयोग ने प्रश्न पूछा था कि द्वैध शासन का जनक किसे जाना जाता है, तो इस बात को नोट कर लें फटाफट। तो इसे याद रखेंगे, डायरकी के जनक, यानी डायरकी मतलब द्वैध शासन के जनक लियोनस कार्टियस हैं। तो पहली बार भारत में द्वैध शासन की शुरुआत पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से शुरू होती है। द्वैध का मतलब दो लोग, कार्यों को नियंत्रित करने के लिए, राजनीतिक मामलों को देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और वाणिज्यिक मामले को देखने के लिए यानी व्यावसायिक मामलों को देखने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक कोर्ट कहते हैं। तो इस तरह से द्वैध शासन की शुरुआत होती है। अब इसी प्रकार हम लोग एक और एक्ट लेते हैं, छोटा सा है कि 1813 का चार्टर आता है। हालांकि ये हमारे संवैधानिक पृष्ठभूमि में इसका बहुत बड़ा रोल नहीं, इसलिए इसको जब भी आप लोग संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ेंगे तो शायद इसका जिक्र लोग नहीं करते हैं, फिर भी इसका जिक्र हम एक लाइन में कर दे रहे हैं कि जो 1813 का चार्टर था उसके माध्यम से, 1813 का राजलेख जिसे बोलते हैं, इसके माध्यम से कंपनी के मोनोपोली यानी एकाधिकार को समाप्त किया गया चाय और चीन के साथ व्यापार करने पर। यानी चाय का व्यापार और चीन का व्यापार केवल कंपनी कर सकती थी, अन्य मामलों में सभी व्यापार करेंगे, यही मतलब था। और कंपनी को 20 वर्ष की और छूट दे दी गई, मतलब और वाणिज्यिक कार्यों के लिए छूट दे दी गई। जरा इस बात को हम लोग फटाफट ले लेते हैं कि 1813 का चार्टर, 1813 का चार्टर, यद्यपि आप इसे संवैधानिक पृष्ठभूमि में नहीं पढ़ते हैं, फिर भी आ गया जिक्र इसको कर ही देते हैं। कंपनी का अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया कि अभी कंपनी और 20 वर्ष तक जैसे कर रही वैसे करे, बढ़ा दिया गया। एक बात, दूसरी बात ये थी कि मोनोपोली जिसे बोलते हैं, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया है। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार, जिसे इंग्लिश में आप मोनोपोली बोलते हैं, को समाप्त कर दिया गया। लेकिन एक कंडीशन लगाई गई, परंतु चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, बस इतनी बात इसमें जानना है। मोनोपोली की बात क्या होती है? मोनोपोली क्या होता है? अर्थव्यवस्था का ये बिंदु है। मोनोपोली का मतलब, जैसे लेट अस सपोज दैट ये मार्कर है, मार्केट में अगर कई दुकानें हैं तो उनमें प्रतिस्पर्धा होगी, इसका जो जेन्युइन रेट है 30 रुपये 35 रुपये जो भी रहेगा, और पता चला मार्केट में अन्य लोग है ही नहीं, केवल एक ही लोगों को मार्कर बेचने का अधिकार है, तो कहेंगे हम 50 रुपये में देंगे, जिसको लेना हो लो। इसी को एकाधिकार बोलते हैं, मोनोपोली। यानी जब आपके साथ मार्केट में कोई कंपटीटर ना उपस्थित हो, उसी बात को मोनोपोली बोलते हैं। तो अंग्रेजों को ये जो कंपनी थी, इसको व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त था, मनमाफी से मुनाफा वसूलते थे, अन्य कोई व्यापार कर नहीं सकता था। लेकिन 1813 का जब चार्टर आया, इसकी मोनोपोली को समाप्त कर दिया गया। लेकिन कहा गया कोई बात नहीं, चीन और चाय के साथ आपकी मोनोपोली बरकरार रहेगी। तो अब 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अब हम लोग लेते हैं थोड़ा सा अगली बात, 1833 का चार्टर अधिनियम। ये इंपॉर्टेंट है, इसी को आपको पढ़ना है। 1833 का
चार्टर, अधिनियम या एक्ट भी कह सकते हैं। चलिए अधिनियम लिख दे रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके तहत क्या किया गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर, या यूं कहें, थोड़ा सा इसको विस्तृत करके लिखें, को पूरे ब्रिटिश भारत का, भारत तो बहुत बड़ा था, उसमें देशी रियासतें थी, देशी रियासतों से मतलब नहीं था, केवल पूरे ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और साथ में लॉर्ड विलियम बेंटिक को, लॉर्ड विलियम बेंटिक को प्रथम, या यूं कहें भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। या यूं कहें, जो बंगाल का गवर्नर जनरल पद था उसको भारत का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। ये सवाल पूछा जाता है। और इसको साथ में, इसको मतलब गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल को समस्त नागरिक, यानी सिविल मामले, नागरिक एवं सैन्य शक्तियां प्रदान की गई। विधायिका के असीमित अधिकार दे दिए गए। असीमित अधिकार दिए गए। आप समझिए कि अब विधायिका के भी पूरी पावर इसी को दे दी गई। तमाम सैन्य और असैन्य शक्तियां बंगाल के गवर्नर जनरल के पास दे दी गई। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये गवर्नर जनरल शक्तिशाली हो गया, बहुत ही शक्तिशाली हो गया। लेकिन इन्होंने काम भी बड़ा अच्छा किया। अब जो कंपनी आई थी व्यापार करने, उसके व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। यूँ कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। अब जब व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया तो इस प्रकार कंपनी विशुद्ध रूप से राजनीतिक निकाय बन गई। यानी अब जो कंपनी आई थी व्यापार करने, अब वो व्यापारिक कंपनी न रह के एक प्रशासनिक बन गई। और पहली बार प्रयास किया गया सिविल
सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता, ओपन भर्ती कह सकते हैं, खुली प्रतियोगिता के आयोजन का प्रयास किया गया। आयोजन का प्रयास, आयोजन हुआ नहीं, केवल एक प्रयास हुआ, प्रयास किया गया कि हो। और साथ में जो लॉर्ड मैकाले था, वायसराय बोल रहे हैं, क्या नाम है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में लॉर्ड मैकाले को विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। अच्छा, इस अधिनियम में एक खूबी और थी कि दास प्रथा की समाप्ति की गई, सती प्रथा की समाप्ति हुई। इतिहास का पॉइंट है, फिर भी यहाँ मैं बात नोट कर दे रहा हूँ कि दास प्रथा समाप्त, सती प्रथा समाप्त। अब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी, गवर्नर को अब इतनी असीमित विधायिका की पावर दे दी गई, तो इन तमाम सुधार हुए। और तो इन बातों को क्या क्या नोट करना है कि अब जो कंपनी एक व्यापारिक बनकर आई थी, एक व्यापारिक कंपनी थी, उसके व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करके उसे विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। अब वो राजनीतिक हो गई, अब उसे व्यापार नहीं करना है। साथ में सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता के आयोजन का प्रयास किया गया, और जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, उसे पूरे ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक को प्रथम भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। साथ में उसे विधायिका के असीमित अधिकार दे दिए गए, जैसा चाहे कानून बनाए। सारी सिविल और सैन्य शक्तियाँ, यानी सैन्य सारी शक्तियाँ भारत के गवर्नर जनरल के पास चली गई। तो इन तमाम बातों को हम लोग नोट करेंगे, और एमसीक्यू टाइप के प्रश्न बड़े अच्छे बनते हैं। खास करके जो बिंदु दिए गए हैं, इन्हें आप देखेंगे तो लोक सेवा आयोग, चाहे वो राज्य लोक सेवा आयोग हो, चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, यहाँ से प्रश्न अवश्य बनाता है। तो इसे भी नोट करें। आगे आप लोग टिप्पणी करेंगे इस पे कि कैसा रिकॉर्डिंग है, आप कैसी क्लास चल रही, उसी आधार पे अगली क्लास पढ़ेगी। क्योंकि जब आप इससे लाभान्वित नहीं होंगे तो मेरे रिकॉर्ड करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो ये था 1833 का चार्टर। सॉरी। तो फिर इसी प्रकार ताज के अधीन, कंपनी के अधीन जो भी शासन चल रहा था, उसमें एक और एक्ट आता है 1853 का। अब अभी आप देख रहे हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत की सैन्य शक्तियाँ दे दी गई, विधायिका के असीमित अधिकार दे दिए गए। लेकिन 1853 का जब चार्टर आता है तो अब क्या कर दिया जाता है कि विधायी मामलों को और प्रशासनिक मामलों को अलग कर दिया जाता है, और साथ में सिविल सेवकों के चयन के लिए जो खुली प्रतियोगिता के आयोजन का प्रयास किया गया था 33 में, ये केवल नाम कह सकते हैं, इसका विशेष कुछ हुआ नहीं था। अब 1853 में शुभारंभ कर दिया गया। तो ये प्रश्न बनता है कि सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ कब किया गया, तो किस कानून के तहत? तो 1853 के चार्टर के तहत किया गया था।
आइए फटाफट नोट करते हैं। 1853 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट में क्या क्या प्रावधान है, उन बातों को हम फटाफट नोट करते हैं। और ये बात सारी परीक्षाओं के लिए समान रूप से लागू होंगी। ग्लैमर में मत जिया करिए, कुल मिलाकर के तथ्यों पर जाया करिए। एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा यदि आपने ध्यान से पढ़ा तो। बाकी आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। 1853 का चार्टर एक्ट, 53 का चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम कह लें। क्या क्या बातें हैं उनको नोट करें हम लोग। या थोड़ा चमक बोर्ड पे लग रही है, आप टिप्पणी करेंगे तो हम देखेंगे क्या है, इसके सुधार किया जाएगा। तो गवर्नर जनरल की विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को पृथक कर दिया गया, अभी 33 में देखा कि सारी पावर किसी के पास थी, लेकिन यहाँ पृथक किया गया। और साथ में सिविल सेवकों के चयन के लिए, सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। और पहली बार, थोड़ा सा ये भी चलना है, पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व आरंभ किया। विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व आरंभ किया गया। और कंपनी के शासन को विस्तारित किया गया और भारतीय क्षेत्र को ब्रिटिश राजशाही के अधीन, कंपनी के शासन को विस्तारित किया गया और भारतीय क्षेत्र को ब्रिटिश राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया गया।
या कब्जे में रखने का अधिकार दिया। किसने? इस कानून ने अधिकार दिया। तो कुछ खास बातें ये थी। तो अब इस अधिनियम के तहत मतलब इस 1853 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत संपूर्ण भारत के लिए विधानमंडल का प्रावधान किया गया। यानी कहने का मतलब अब स्थानीय प्रतिनिधित्व को मान्यता मिली। तो आज की क्लास में इतना ही। आपकी टिप्पणी का इंतज़ार करेंगे हम, उसी के आधार पर अगली क्लास हम देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपका समय शुभ हो। नमस्कार।